आप सभी को नमस्कार। मैं हूं संगीता कक्कड़, हिंदी अध्यापिका, भवन विद्यालय चंडीगढ़ से। आशा करती हूं आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा और इसके रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी का जीवन काल 1947 से 2019 तक रहा। उनका बचपन व नौकरी का अधिकतर समय राजस्थान में ही व्यतीत हुआ, इसीलिए राजस्थान उनकी कहानियों में जीवंत दिखाई देता है। उनके देशी पात्र अपने रूप, रंग, आभा में अपने बुनियादी भाषा संस्कार कभी नहीं भूलते। उनकी कहानी पढ़ने से अधिक सुनने की चीज़ होती है। ऐसा हंसता खिलखिलाता गद्य कहीं और मिलना कठिन है। स्वयं प्रकाश ने जब कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था, तब किस्म किस्म के आंदोलनों ने पाठकों को कहानी से दूर कर दिया था। स्वयं प्रकाश ने कहानी को फिर जनवादी तेवर दिए। कहानी मानो सजीव हो उठी और पात्र अपने गांव देहात की भाषा शैली में अपने दुख दर्द साझा करने लगे। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में एक ओर वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो दूसरी ओर हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभावों के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद वे भोपाल रहने चले गए, जहां उन्होंने वसुधा पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। उनके उपन्यास बीच में विनय और ईंधन काफ़ी चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। प्रस्तुत कहानी नेताजी का चश्मा द्वारा उन्होंने समाज में देश प्रेम की भावना को जागृत किया है। पाठ का नायक कैप्टन साधारण व्यक्ति होने के बावजूद एक देशभक्त नागरिक है। इस कहानी द्वारा लेखक चाहता है कि देशवासी लोगों की कुर्बानियों को न भूलें और उन्हें उचित सम्मान दें। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा।
और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई,
एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी ये ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। वह बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर
घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। कैसी लगी आपको ये कहानी बच्चों? बड़ी ही भावुक कर देने वाली कहानी थी, है ना? ये कहानी कहती है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी के प्रश्नोत्तरों की ओर। सबसे पहले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? उत्तर के लिए विकल्प हैं घृणा, उत्साह, उपेक्षा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है उपेक्षा। दूसरा प्रश्न, किसे देखकर हालदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? पान वाले को, बच्चे को, मूर्ति के चेहरे को या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर बताइए बच्चों। सही उत्तर है मूर्ति के चेहरे को। अगला प्रश्न, एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? उत्तर के लिए विकल्प सुन लीजिए। मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति टूटी हुई थी, मूर्ति गंदी थी या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है मूर्ति पर चश्मा नहीं था। अगला प्रश्न, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगी थी? हालदार को, कस्बे वालों को, पान वाले को या चश्मे वाले को? बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है चश्मे वाले को। अगला प्रश्न, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? उत्तर के लिए विकल्प सुन लीजिए। पान वाले ने, लेखक ने, हवलदार ने या किसी बच्चे ने? सही उत्तर सोचकर बताइए। सही उत्तर होगा किसी बच्चे ने। अगला प्रश्न, हालदार का स्वभाव कैसा था? सनकी, पागल, बेपरवाह या देशभक्त? बताइए सही उत्तर क्या है बच्चों? सही उत्तर है देशभक्त। अगला प्रश्न है, हालदार साहब किस बात पर दुखी हो गए?
दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुनिए अगला प्रश्न। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 4 फुट, 3 फुट, 5 फुट या 2 फुट? बताइए सही उत्तर। सही उत्तर है 2 फुट। चलिए अब कुछ अन्य प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न सुनिए। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? बताइए बच्चों, अंदाज़ा लगाइए उसे कैप्टन क्यों कहा जाता था, या अपने विचार बताइए। सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर अपने देश के लिए देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। इसी कारण वह नेताजी के प्रति श्रद्धा भाव रखता था और उनकी मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था। हालदार साहब मायूस क्यों थे? बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर। उनकी मायूसी का कारण क्या था? हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी पर उसकी आंखों पर चश्मा न होगा। अब कैप्टन तो जिंदा नहीं है जो मूर्ति पर चश्मा लगाए। देशभक्त हालदार साहब को नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उदास कर देती थी। अगला प्रश्न सुनिए। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? बताइए बच्चों, सोचिए इसका उत्तर। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य स्वस्थ भविष्य का संकेत है। उनमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हालदार साहब मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर इतने भावुक क्यों हो उठे? बताइए। हालदार साहब सोच रहे थे कि कैप्टन के न रहने से नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन होगी, परंतु जब यह देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो उनकी निराशा आशा में बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि युवा पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना है जो देश के लिए शुभ संकेत है। यही बात सोचकर वे भावुक हो गए। अब ये पंक्ति देखिए बच्चों और इसका आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बताइए क्या आशय है इस पंक्ति का? उक्त पंक्ति का आशय यह है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा न करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से निंदनीय है। ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं कि उनके लिए अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह करने तक को तैयार रहते हैं। बच्चों, मुझे आशा है आज का पाठ आपको बहुत रोचक लगा होगा और इसने आप में देशभक्ति की भावना को भी जगाया होगा। आइए एक बार इस पाठ के पात्रों की विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। पहला पात्र
हालदार साहब। हालदार साहब पान खाने के शौकीन थे और अपने कर्म के प्रति सजग थे। उनके मन में शहीदों और देशभक्तों के प्रति आदर की भावना थी। नेताजी की मूर्ति को रुककर ध्यान से देखना तथा चश्मा विहीन मूर्ति को देखकर आहत होना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वे चाहते थे कि युवा पीढ़ी में ये भावना और भी प्रबल हो। फिर दूसरा पात्र है पानवाला। पानवाला प्राय कैप्टन चश्मे वाले का उपहास उड़ाया करता था, जिससे ऐसा लगता था कि उसके अंदर देशभक्ति का भाव नहीं है। पर जब कैप्टन मर जाता है तब वह कैप्टन जैसे व्यक्ति की मृत्यु से दुखी होकर हालदार को उसकी मृत्यु की सूचना देता है और ऐसा करते हुए उसकी आंख भर आती है। फिर तीसरा पात्र और मुख्य पात्र है कैप्टन। कैप्टन भले ही शारीरिक रूप से फौजी व्यक्तित्व वाला न रहा हो, पर मानसिक रूप से वह फौजियों जैसी ही मनोभावना रखता था। उसके हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर वह आहत होता था और उस कमी को पूरा करने के लिए अपनी सीमित आय से भी चश्मा लगा दिया करता था, ताकि नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा न दिखे। तो बच्चों, यहाँ पर अब हमारी चर्चा और ये पाठ दोनों ही पूरे होते हैं। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे किसी और पाठ पर। धन्यवाद, नमस्कार।